बहुत स्वागत। हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे सबसे बड़े अस्पताल कितने सुरक्षित। सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, और यहां के हाल देख लीजिए। अस्पताल में खिड़की और छत का प्लास्टर गिर जाता है। अस्पताल में खिड़की और छत का प्लास्टर गिर जाता है। एक महिला कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इस सबसे बड़े अस्पताल में छत और खिड़की का प्लास्टर गिरने से हड़कंप मच गया। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। सर्जिकल वार्ड का यह पूरा मामला है। अस्पताल में छत का प्लास्टर गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था। स्वास्थ्य मंत्री का यह इलाका है। सरगुजा के सबसे बड़े अस्पताल में मेंटेनेंस नहीं है। हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है। नई बिल्डिंग बन रही है, बनती जा रही है, बनती ही जा रही है। इतनी तेज रफ्तार से बन रही है कि बन नहीं पा रही है। आलम ये पुरानी बिल्डिंग में काम चलाया जा रहा है। पुरानी बिल्डिंग में अगर काम चलाया जाएगा तो जो मरीज ठीक होने जाएगा, क्या वो अपनी जान बचा पाएगा? ये एक बड़ा सवाल। सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है जहां हादसा हुआ। तो श्रवण महंत हमारे सहयोगी अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और फिर उनसे और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। श्रवण आपको नजर आ रहे होंगे। श्रवण, ठीक है, नई इमारत नहीं बन पाई, पुरानी से काम चलाना पड़ रहा है, पर गारंटी तो देनी होगी। अस्पताल जिंदगी देने के लिए होते हैं, लेने के लिए नहीं। जी बिल्कुल ललित, देख सकते हैं मैं अभी इसी जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पे जहां पे कल घटना हुआ था वहां पे मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं ऊपर मैं दिखाऊंगा, यही जो खिड़की का जो छज्जा था वो छज्जा यहाँ पे काम कर रहे सफाई कर्मचारी के ऊपर गिरा था, और जिसके वजह से वो इतने गंभीर रूप से घायल हो गई है कि उसे एडमिट कराना पड़ा है। सीटी स्कैन कराया जा रहा है, उसके सिर पे कई टाके लगे हैं। और ये एक पहला मामला नहीं है। इससे पहले मैं दिखा दूं कि वो जो देखिए ये एक छज्जा है, छज्जा के छत जो है इसी तरह से भरभरा के गिरा था, जिसमें एक मरीज के जो परिजन थे वो घायल हुए थे। और ये सिलसिला जो है हमेशा से है। और इसके अलावा अगर मैं वार्ड की स्थिति आपको दिखाऊं तो वार्ड की भी स्थिति इसी तरह की है। यहाँ बारिश होता है तब दिखा देता हूं कि जब भारी बारिश होता है तो लगातार यहाँ पे जो है इस बिल्डिंग में चू रहा है। हालांकि ये है कि इसको तमाम जो है जो यहाँ के अस्पताल अधीक्षक है वो तमाम तरह के दावे किए जाते हैं कि इसके जो है मरम्मत के लिए कि मरम्मत किया जा रहा है। लेकिन आपकी स्थिति, इस मेडिकल कॉलेज की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जर्जर हालत में है। इसके अलावा मैं आपको और भी ये छत दिखाना चाहूंगा कि जो छत है उसकी हालत बहुत ही खराब है, और इसका जो खामियाजा है वो यहाँ पे भर्ती मरीजों को और जो यहाँ के सफाई कर्मचारी जो रहते हैं उनको खामियाजा उठाना पड़ रहा था। यहाँ पे जब महिला एक सफाई कर्मचारी थी वो यहाँ पे काम कर रही थी, साफ सफाई काम कर रही थी, तब जो है खिड़की के जो छज्जा है वो यहाँ पे गिर गया और जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुई है। हालांकि जो है इसके बाद उसे इसी अस्पताल में उसको एडमिट कराया गया है। लेकिन अब इसकी स्थिति और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं यहाँ के वो किस तरह से यहाँ पे अब इसकी करते हैं देख रहे क्या मरम्मत का काम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा ललित। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी श्रवण जो हमेशा की तरह बरकरार है, कर्मचारियों में डर का माहौल बढ़ेगा। जो मरीज पहुंच रहे हैं, तीमारदार जो उनके साथ पहुंच रहे हैं, परिजन, उनमें डर का माहौल बढ़ेगा। जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी, किसी को तो जवाब देना पड़ेगा। नई और पुरानी इमारत से नहीं होगा काम। श्रवण जी बिल्कुल मैं बता दूं कि नहीं होगा। यहाँ पे कल ये बताइए कि कल यहाँ पे कोई गिरी थी तो ये छुट्टी में थे। क्या सुने थे आप? कि यहाँ मतलब गिरा हुआ था। अच्छा, मतलब कल छुट्टी में थे मैं। अच्छा, कहाँ पे घायल है वो? घायल अस्पताल भर्ती है? हाँ, फीमेल सर्जिकल। कहाँ पे? फीमेल सर्जिकल में। अच्छा, कितना डर है आप लोगों में? काम करते करते छज्जा गिर जा रहा है। तो भाई छज्जा तो भाई पुराना हो गया है। हाँ। लगता है डर लगता है।
कितने लोग ऐसे घायल होते हैं? आप लोग रोज काम करते हैं। घायल तो ऐसे नहीं होते हैं नहीं, कभी कभी आदमी को ही कहीं सुनाई पड़ता है कि गिर गया है वहाँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमेशा की तरह जो है छज्जा गिरता है, ऐसा सफाई कर्मचारियों का कहना है। और डर का माहौल बिल्कुल है, क्योंकि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये बताकर नहीं आता है कि कब मैं गिर रहा हूँ या काम कर रहे हो तो आप हट लो, ऐसा कभी ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये तो बात निश्चित तौर पर, ये अस्पताल मेडिकल कॉलेज अस्पताल सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। ऐसे अगर जो छत है अगर वो भरभरा के गिर रहा है तो निश्चित तौर पर जो यहाँ मरीज जो चलते फिरते रहते हैं उनको एक बड़ा हादसा बिल्कुल हो सकता है। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन लापरवाही के सिलसिले एक जगह रुक जाएं, छत्तीसगढ़ कैसा? अब नगर निगम की लापरवाही देखिए। भिलाई में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी दुर्ग भिलाई को डेंगू के कहर का सामना करना पड़ा है। कहर शब्द समझ रहे हो आप? और अब फिर डेंगू फैल रहा है। शहर में डेंगू के 3 नए मरीज मिले हैं। एक ही परिवार के 3 लोग डेंगू संक्रमित हैं। शहर में अब तक 25 से ज्यादा डेंगू पीड़ित हो चुके हैं। भिलाई का सेक्टर 2 डेंगू का हॉटस्पॉट बना हुआ है। नगर निगम प्रभावित इलाके में फॉगिंग और दवा का छिड़काव नहीं कर रहा और अब डेंगू तेजी से फैलता जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। तो लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश के पास हम आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, अब तक 25, लेकिन लगता नहीं कि यह सिलसिला यहां रुक रहा है। मिथिलेश, बिल्कुल ललित, जो हालात दिख रहे हैं उसमें तो लगता नहीं है कि डेंगू का प्रकोप रुक रहा है। और जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग को, नगर निगम को और डीएसपी प्रशासन को जो प्रयास करना चाहिए वो प्रयास भी नजर नहीं आते हैं। और यही वजह है कि एक के बाद एक लोग जो है डेंगू से प्रभावित होते जा रहे हैं। शहर में लगभग 26 मरीज मिल चुके हैं। एक ही परिवार के कई लोग भी इसमें बीमार पड़ चुके हैं, संक्रमित हो चुके हैं। भिलाई का सेक्टर 2 जो है वो हॉट स्पॉट बना हुआ है। सवाल ये उठता है कि जब हॉट स्पॉट बना हुआ है तो आखिरकार वजह क्या थी? जो हॉट स्पॉट बना हुआ है क्यों आपसे संक्रमित लोग मिल रहे हैं? तो जब इसका जायजा लिया गया है तो ये देखा गया कि जो संक्रमित जगह है वहां पर जो स्वास्थ्य विभाग जो दावे करता है, नगर निगम जो दावे करता है, वो सब खोखले साबित होते हैं। डीएसपी का क्षेत्र होने की वजह से लगभग मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी थोप देते हैं। नगर निगम, चूंकि वहां पर नगर निगम भी है, बीएसपी का प्रशासन भी है, और ये दोनों ये कहना है कि ये एक दूसरे के ऊपर में कि ये उनका क्षेत्र होने की वजह से वे इसके जिम्मेदार हैं। जिस तरह से भिलाई टाउनशिप की बात किया जाए तो बड़ी बड़ी झाड़ियां हो गई है। कई जो बैकलाइन की सफाई वर्षों से नहीं हो पाई है। कई बार इसके ओर ध्यान आकर्षित करवाया गया प्रबंधन का, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बहुत ऐसे क्वार्टर पड़े हुए हैं जो पूरी तरह से कंडम हो गए, वर्षों से पड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी झाड़ियां हो गई है। 2 तरह से इसमें खतरे यहाँ पर देखे जा रहे हैं। एक तो डेंगू जो फैल रहा है, वो डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। दूसरी ओर वो जो खंडहर जो भवन पड़े हुए हैं वो कभी भी भरभरा कर यदि गिर जाते हैं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो बीएसपी प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। तो जिस तरह से डेंगू पसर रहा है, ये निश्चित रूप से जो प्रयास होने चाहिए वो प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं। नगर निगम का क्षेत्र जो खुर्सीपार का क्षेत्र होता है वहां भी वही स्थिति है। जो वहां भी एक समय पहले डायरिया फैला था, 500 लोग से अधिक लोग इसकी चपेट में आ गए थे। डेंगू का भी यही स्थिति है कि वहां पे बैकलाइन की सफाई नहीं हुई है, दलदल पड़ा हुआ है, बारिश हो रही है, सफाई नहीं हो पा रही है, दावे किए जा रहे हैं लेकिन खोखले साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि एडीज इजिप्टी जो मच्छर होता है उसे तक पता है कि निगम की लापरवाही, घनघोर लापरवाही कितनी है। शुक्रिया मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर रायपुर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर और सरगुजा को सौगात देंगे, विकास कार्यों की सौगात देंगे। 1000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात वो देने वाले हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। जगदलपुर में 674 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात। सरगुजा के सीतापुर में 333 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण। आज जगदलपुर पहुंचकर वो मिलेट्स कैफे का भी लोकार्पण करेंगे। खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ आएंगे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे।
13 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। जांजगीर चांपा में होना है भरोसे का सम्मेलन, इसमें वो शामिल होंगे। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने खड़गे को न्योता दिया था और अब खड़गे छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं 13 तारीख को, 13 अगस्त। रायपुर में राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी पहुंचे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चरम पर है, गरीबों तक उनके हक का चावल तक नहीं पहुंच पा रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार प्रदेश में सड़क तक रिपेयर नहीं करवा रही है। छत्तीसगढ़ में कोल में 25 रुपए टन अवैध वसूली, जिस बात को विधानसभा में हम उठा रहे थे, आईटी और ईडी ने उसको साबित कर दिया, प्रूफ हुआ वो मामला। इसके बाद में शराब घोटाले, इस बात को लगातार विधानसभा में हम लोग रखे कि 2 पेटी रखा जाता है शराब दुकान में, एक राजस्व है सरकार की है, एक राजस्व दूसरे के है, निजी खाते में जा रहा है। आखिर ये जो राजस्व है उसके हिसाब किताब क्या होगी? तो ये 2000 करोड़ का शराब घोटाले तो आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कौन सा है कि जो सरकार के राजस्व आ रही है? एक्चुअल में 20,000 करोड़ रुपए के राजस्व, मैं इसको 22,000 करोड़ की बात करता हूं, क्योंकि जो रेट बढ़ा हुआ है और रेट बढ़ने के बाद में वो जो राजस्व है, पीने वालों की संख्या कम नहीं हुई है लेकिन राजस्व घटा है। आपका 2020-21 के बाद में देखेंगे 2021-22, 2022-23 राजस्व में घाटा हुई, शराब में राजस्व कम आई। उन्होंने कहा कि शराब के बिक्री जो पीने वाले उनकी संख्या कम हो गई, और उसके बाद में 23 में ईडी आए तो 23 और 24 में शराब की एकाएक बढ़ जाती है, पीने वालों की संख्या 600 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो केवल एक ईडी के पहुंचने के बाद में एक साल में 600 करोड़ की वृद्धि, और लगातार वो घाटे में जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या एकाएक पीने वाले शराब पीने वालों की संख्या बढ़ गई? और न्यूज 18 के सबसे बड़े मंच राइजिंग छत्तीसगढ़ पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी भी पहुंचे। कोमल हुपेंडी ने छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का शराब घोटाला होने का आरोप लगाया है। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, इसमें भी भ्रष्टाचार की बात उन्होंने कही। जो आप सबके सामने, मीडिया के सामने भी आया, इसके अलावा हमने महासमुंद एक जिले को पॉइंट मान के वहां पे हुए करप्शन को बकायदा हमने अध्ययन किया। हमने देखा कि केवल महासमुंद जिले के आधार पे हम एवरेज निकालें तो 9000 करोड़ से अधिक छत्तीसगढ़ में शराब में घोटाला हुआ है। आज भी हम जाके देखें, आप टेस्ट कर लें किसी शराब की दुकान में जाके, जो 200 रुपए का शराब है उसमें भी 50 रुपए एक्स्ट्रा लेके कई तरह से करप्शन हो रहे हैं और सीधे नेताओं के जेब में पैसे जा रहे हैं। ये जो योजना है बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन इंप्लीमेंट में बड़ी खामियां हैं। आप देखेंगे कि भूपेश बघेल जी कहते हैं कि गोबर बेच के लोग लाखों रुपए कमा लिए। मैं तो पूरे छत्तीसगढ़ घूम रहा हूं, लोगों से पूछ रहा हूं, एक भी सिंगल बंदा बता दे जो कि करोड़पति हो गए, लखपति हो गए गोबर बेच के। पूरी फर्जी आंकड़े प्रदेश की सरकार के द्वारा दी जाती है, लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास किया जाता है। सच्चाई तो यह है, पूरे प्रदेश में एक भी गौठान, एक भी नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी का केंद्र नहीं होगा जहां पे करप्शन नहीं हो रहा होगा। भ्रष्टाचार का अड्डा इन्होंने बना के रखा है। कोई माइंस खुलने वाले हैं किसी एरिया में, सबसे पहले सरकार का काम यही होता है कि क्षेत्र के जो भी लीडरशिप होंगे या और एक्टिव लोग होंगे जो जनता की बात करते हैं, उनको कहीं ना कहीं नक्सलवाद के नाम पे फंसाया जाता है। ये सच्चाई है और इसके कई उदाहरण हैं। पूरे बस्तर में कई, जहां भी बारिश का एरिया है आसपास आप जाके देखिए, आदिवासियों के साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ देखिए तो मारपीट और कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, जेल में डाल दी जाती है। और रायपुर में राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने धर्मांतरण के मुद्दे पर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जोरों पर है। जशपुर, अंबिकापुर, नारायणपुर, जगदलपुर, बीजापुर, सुकमा, यहां से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। बीजेपी धर्मांतरण का विरोध करती रही है, आगे भी करती रहेगी। कहते हैं कि धर्मांतरण जैसी बात करके आप प्रदेश को अस्थिर बनाना चाहते हैं, यहां के मुद्दों को भटकाना चाहते हैं, लेकिन आपने मुद्दा बनाया है कि बस्तर और बहुत से आदिवासियों में लगातार धर्मांतरण हो रहा है। लगातार धर्मांतरण हो रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं,
लगातार धर्मांतरण हो रहा है, लोगों ने स्वीकार किया है। जसपुर का मामला आपके सामने में है, अंबिकापुर का मामला आपके सामने में है, अभी आपके नारायणपुर का मामला आपके सामने में है, आपके जगदलपुर, बीजापुर, सुकमा, जहां पर धर्मांतरण की बात जो आई है, धर्म जो बदलने वाली की बात नहीं आई है। यदि लोभ में, लालच में और इसके नाम पर उनके गरीबी का माखौल उड़ा करके यदि उनको धर्मांतरित किया जाता है, ये उचित नहीं है। और ये उचित नहीं इसलिए छत्तीसगढ़ में जो ये प्रयास किया गया और आज भी जो प्रयास हो रहे हैं कि धर्मांतरण का, हम इसका विरोध किए हैं, इसका विरोध हम कर रहे हैं और आगे भी इसका विरोध। और अब गरियाबंद से बड़ी खबर, पालकों और छात्रों ने स्कूल में लगा दिया ताला। नवीन प्राथमिक शाला तर्रा में ताला लगा दिया गया। शिक्षकों की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। 5 कक्षाओं के लिए एक मास्टर, एक शिक्षक पोस्टेड है। देखिए, बड़ी संख्या में पालक यहां पहुंचकर बच्चों के साथ जो है स्कूल का ताला बंद कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं तर्रा में, जहां शासकीय प्राथमिक शाला के तमाम जो बच्चे हैं शिक्षक की मांग कर रहे हैं और इनकी मांग है कि इस स्कूल में शिक्षक नहीं है और इसी की मांग को लेकर ये यहाँ पर ताला जड़ दिए हैं। और देखिए, इस गेट में ताला जड़कर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया गया कि इस स्कूल में 56 करीब छात्र हैं जिनके लिए शिक्षक नहीं है। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं? सर, इसमें प्रमुख मांग ये है कि यहाँ शिक्षक की कमी है। सबसे पहले यहाँ एक ही टीचर है और 56 बच्चों का भविष्य है ना, उसको देखते हुए पहली से लेकर यहाँ तक 5वीं तक कक्षा है, लेकिन यहाँ एक ही शिक्षक है। एक ही शिक्षक के भरोसे मांग किया हो आप लोग? कभी मांग किए हैं कई बार, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। और यहाँ 56 बच्चों का भविष्य खतरे में है और शासन के प्रशासन के पास यदि पैसा नहीं है तो स्कूल को बंद किया जाए। न्यूज 18 नेटवर्क का राइजिंग इंडिया समिट आपके लिए धैर्य और जुनून की कहानी लेकर आया है। मिलिए गुजरात की राजीबेन वनकर से, जो प्लास्टिक के खिलाफ जंग छेड़ रही हैं। उनकी यह पहल न सिर्फ पर्यावरण को बचा रही है बल्कि महिलाओं को सशक्त भी बना रही है। मिलिए गुजरात की राजीबेन वनकर से, जो प्लास्टिक के खिलाफ जंग छेड़ रही हैं और उनकी ये पहल न सिर्फ